नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि क्या इजराइल ईरान को दूसरा गाजा बनाने वाला है। इजराइल ईरान के शहरों पर अंधाधुंध बॉम्ब और मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल की वायुसेना ने तेहरान के कई इलाकों को कब्रिस्तान में बदल दिया है, जहां सिर्फ तबाही बर्बादी नजर आ रही है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर ईरान हो। आज आपको बताएंगे कि ईरान ने खामेनेई के भेदिए का भी पता लगा लिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि उसे सजा भी दी जा चुकी है। आज आपको इस भेदिए के बारे में सब कुछ बताएंगे जिसने खामेनेई को मरवा दिया, और क्या अब खामेनेई का जनाजा निकालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी तक खामेनेई का शव सामने नहीं लाया गया है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या यह लड़ाई न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ रही है। जब इजराइल ईरान के मिसाइली ठिकानों को निशाना बना रहा है, तब ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दे डाली है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कहते हैं कि मरता क्या ना करता। अगर ज्यादा बुरी स्थिति में ईरान ने ऐसा किया तो न्यूक्लियर लीक का खतरा पैदा हो जाएगा। आज सवाल यह भी है कि जब ईरान लगातार कतर, कुवैत, यूएई जैसे देशों को निशाना बना रहा है, तब ये सभी मुस्लिम देश पलटवार क्यों नहीं कर रहे। अब ईरान लगातार इस युद्ध का दायरा बढ़ाता जा रहा है। ईरान ने आज अजरबैजान के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि बाद में वो इससे इनकार करता रहा। इतना ही नहीं, तुर्की की ओर भी ईरान की मिसाइल पहुंच गई, जिसे नष्ट किया गया। क्या है इन दावों की सच्चाई, एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या इजराइल ईरान को दूसरा गाजा बनाने वाला है, और क्या इस युद्ध में ईरान का वही हाल होगा जो 2 साल चले युद्ध में गाजा पट्टी का हुआ था। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को साथ देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इनमें से कौन सी तस्वीरें गाजा की हैं और कौन सी तस्वीरें ईरान की। जिस तरह इजराइल ने गाजा पर बमबारी की थी, ठीक उसी तरह वो ईरान पर लगातार बम और मिसाइलें बरसा रहा है। अब तक इजराइल ईरान पर 5000 से ज्यादा बम दाग चुका है, और ईरान का दावा है कि इजराइल ने अब तक उसके 24 प्रांतों में 980 हवाई हमले किए हैं, जिनमें 1230 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल ईरान की सभी सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों, पुलिस मुख्यालयों, कुद्स फोर्स के दफ्तर, ईरानियन स्पेस एजेंसी के दफ्तरों को निशाना बना रहा है। इनमें भी ज्यादातर हमले उस कॉम्बैट ड्रोन से किए जा रहे हैं जिसे हर्मीज 900 कहते हैं। अल जजीरा के मुताबिक जिस तरह मधुमक्खियों या टिड्डियों का एक झुंड एक साथ उड़ता है, ठीक उसी तरह से इजराइल ने अब स्वॉर्म ड्रोन्स का एक झुंड ईरान में भेजा है, और इससे यह पता चलता है कि ईरान में इजराइल के हमलों का पैटर्न वैसा ही है जैसा पैटर्न उसने गाजा में अपनाया था। एक तरफ इजराइल ईरान का गाजा जैसा हाल करना चाहता है, और दूसरी तरफ ईरान भी यह बता रहा है कि उसे गाजा समझने की भूल, उसकी गलती ना की जाए। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों पर लगभग 2500 मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग चुका है, और ईरान के हमलों में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए हैं, कुवैत में 4 लोग मारे गए हैं, यूएई में 3, और ओमान और बहरीन में एक व्यक्ति की मौत हुई है। आप इजराइल के तेल अवीव से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां ईरान की कहर बरपाती मिसाइलों ने लाखों लोगों को दहशत में डाला हुआ है, और इस वक्त इजराइल में लोग बंकर्स के अंदर छिप कर रह रहे हैं। ईरान के मिसाइल हमलों में यूएई के दुबई और अबू धाबी में लोग काफी डरे हुए हैं। इन दोनों शहरों में ज्यादा बंकर्स नहीं है, जिसके कारण लोग बेसमेंट की कार पार्किंग में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। और आप इस वीडियो को भी देखिए, जिसमें दुबई के एक होटल की अंडरग्राउंड पार्किंग पर्यटकों के लिए बंकर में तब्दील हो गई है। वहां दुबई में लोगों ने इस तरह से अपनी जान बचाई। आज इस युद्ध का 6वां दिन है, और अभी से दुनिया इस युद्ध को लेकर यह सवाल पूछने लगी है कि क्या इस युद्ध में नेटो भी शामिल हो सकता है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि नेटो के सदस्य देश तुर्की ने ईरान पर मिसाइलों से हमला करने का आरोप लगा दिया है। तुर्की ने कहा है कि ईरान से इराक और सीरिया होते हुए कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें उसके हवाई क्षेत्र में आ रही थी, जिन्हें उसने इंटरसेप्ट करने के बाद नष्ट कर दिया। और इसके बाद नेटो ने भी इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि वो अपने सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर ईरान की मिसाइलें नेटो देशों को निशाना बनाती है, तो इन हमलों को भी सभी नेटो देशों पर हुआ हमला माना जाएगा, और ऐसे में नेटो देशों की सेना भी इस युद्ध में कूद सकती है। अभी नेटो में अमेरिका समेत यूरोप के कुल 32 देश हैं,
और नेटो के पास 35 लाख सैनिकों की फौज है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन 3 देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न देश है। हालांकि ईरान अभी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और वो चारों तरफ हमले करके इस युद्ध की आग को तेजी से फैला रहा है। आज ईरान ने तुर्की और पाकिस्तान के पक्के दोस्त अजरबैजान पर भी ड्रोन से हमले कर दिए, जिनमें अजरबैजान के नक्शिवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को काफी नुकसान हुआ है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव उन्होंने इन हमलों को आतंकी हमला बताया और यह कहा है कि ईरान ने इस युद्ध में अजरबैजान को घसीटकर सही नहीं किया है। यह युद्ध अब सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सीमित नहीं है। अब इजराइल ने लेबनान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया और वहां हिजबुल्लाह से जुड़े कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इन हमलों में कई गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए। लेबनान के साथ इजराइल तेहरान पर भी बम बरसा रहा है और अब से कुछ देर पहले इजराइल ने ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया और दावा है कि इन हमलों में ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों में विस्फोट हो गया है और वो अब निष्क्रिय हो गई हैं। मिसाइल ठिकानों के साथ इजराइल ने ईरान के इस्फहान और कोम जैसे शहरों में मिसाइल लॉन्चर्स और डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। इनमें भी सबसे खतरनाक जो तस्वीरें हैं वो ईरान के सनंदाज शहर से आई हैं, जहां एक के बाद एक कई धमाके होने से रिहायशी इलाकों में पूरी आग लग गई। जबकि आज ही इजराइल की वायुसेना ने एक डॉग फाइट में ईरान के लड़ाकू विमान याक 130 को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने बताया कि इतिहास में यह पहली बार है जब F-35 अजीर फाइटर जेट ने किसी डॉग फाइट में किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया। देखिए आप ये तस्वीर। इजराइल के हवाई हमलों के बाद तेहरान का नजारा बहुत ही खतरनाक है। शहर के तमाम इलाके मलबे से भर चुके हैं, इमारतें खंडहर जैसी नजर आ रही हैं, सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा है। ये तस्वीरें देखिए और इसीलिए हमने शुरुआत की थी कि ऐसा लगता है कि गाजा जैसा हाल बना देता है, चाहता है इस वक्त इजराइल। तेहरान में मलबा बिखरा हुआ है, तमाम गाड़ियां हमलों में बर्बाद हो चुकी हैं, बिल्डिंगों की हालत आप इस वक्त देख रहे हैं। मलबे में से लोग बचे हुए सामान को समेट रहे हैं और इस बर्बादी में एक तस्वीर ऐसी भी आई है जिसमें ईरान के लोग रमजान के पवित्र महीने में मलबे के बीच सड़कों पर नमाज पढ़ते नजर आए। इसी बीच आज मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान के खिलाफ जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसकी जड़ में 7 अक्टूबर 2023 का वो आतंकी हमला है जो बहुत अहम है। ये वही हमला है जिसमें हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। जो यहूदी थे उन्हें उनका धर्म पूछकर मारा गया था। हमास ने कुल 251 लोगों को बंधक बना लिया था और इस आतंकवादी हमले का हमास, हिजबुल्लाह, हूती और यहां तक कि ईरान में खूब जश्न मनाया गया था। आप इन तस्वीरों को देखिए जो हमास के उस वक्त के चीफ इस्माइल हानिये की है। उस वक्त दोहा के एक शानदार पेंट हाउस में इस्माइल हानिये ने 7 अक्टूबर का आतंकी हमला अपने टीवी पर देखा था और इस हमले को देखने के बाद सजदा करके जश्न मनाया था। लेकिन इसी के बाद इजराइल ने तय किया कि वो अपने एक भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इजराइल ने मोसाद की मदद से 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 28 फरवरी 2026 के बीच अपने 30,000 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल ने साफ कहा कि जैसे हमास ने उसके लोगों को मारा है, ठीक वैसे ही वो हमास और उसके आकाओं को मारेगा। याया सिनवार, सालेह अल अरौरी, हिजबुल्लाह चीफ, हमास चीफ, मोहम्मद दीफ, अहमद अल रहावी, इन सभी लोगों को एक एक करके हमास चीफ से लेकर हिजबुल्लाह चीफ का खात्मा कर दिया इजराइल ने। तो चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इजराइल ने अपने 1200 लोगों की मौत का बदला आखिर कैसे लिया है। अगर आप देखेंगे तो इन वर्षों में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक एक करके उन्होंने सबकी, सबसे पहले अयमान नोफेल जो कि कमांडर था, 17 अक्टूबर 2023 को उसको मार गिराने में कामयाबी मिली। उसके बाद से आ जाइए इब्राहिम बियारी, एक और कमांडर था आतंकी, 31 अक्टूबर 2023 में जिन बड़े चेहरों को एक एक करके, जैसे कहते हैं, मौत के घाट उतार दिया इजराइल ने। 2 जनवरी 2024 डिप्टी चीफ पॉलिटिकल ब्यूरो का था सालेह अल अरूरी,
उनकी हत्या। उसके बाद मरवान ईसा जो कि डेप्यूटी कमांडर था, 10 मार्च 2024 को उसकी हत्या होती है। उसके बाद आ जाइए इस हिस्से में 13 मई 2025 जब मोहम्मद सिनवार को मारने में बड़ी कामयाबी मिलती है ये इजराइल को। मोहम्मद दैफ सैन्य शाखा का प्रमुख था, 23 जुलाई 2024 हत्या। 16 अक्टूबर 2024 याहिया सिनवार हमास का प्रमुख। ये सबसे बड़ी सफलता थी जो हाथ लगी थी उस वक्त अमेरिका के। उसके बाद आ जाइए इस्माइल हानिये, टॉप लीडर, जिसको 13 जुलाई 2024 को मारने में कामयाब हो गया इजराइल। इसके बाद नंबर आया हिजबुल्लाह का, जिसने हमास को 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के लिए हथियार और रॉकेट दिए थे। तो सबसे पहले हमास के लोगों का खात्मा, उसके बाद हिजबुल्लाह के आतंकी जब मारने शुरू किए। सितंबर 2024 को हसन नसरल्लाह को मारा। ये देखिए सबसे ऊपर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराने में कामयाब हुए। यानी सिर्फ हमास का चीफ नहीं, हिजबुल्लाह का भी चीफ मार गिराया हसन नसरल्लाह को। उसके बाद देखिए अली कराकी जो कि कमांडर था हिजबुल्लाह का, इब्राहिम अकील जो कि कमांडर इन चीफ था हिजबुल्लाह का, नबील काउक जो कि डेप्यूटी चीफ था सेंट्रल काउंसिल, हाशिम सफीउद्दीन जो कि वरिष्ठ नेता था, और फुआद शुक्र जो कि कमांडर था। इन सबको इसी साल 2024 में मारने में कामयाबी मिली। हमास और हिजबुल्लाह की मदद करने वाले हूती के आतंकवादियों को भी इजराइल ने चुन चुन कर मारा। हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी, जिनको 28 अगस्त 2025 को मार गिराया। कुल 100 से 300 आतंकी मार गिराए हैं नेतन्याहू की फौज ने। अहमद अल रहावी और उसके बाद अब्द अल करीम अल गमारी जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था। तो इन सब को मारने में ये हूती की जो सरकार थी उसको मारने में वो कामयाब रहे। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हूती के 1,500 आतंकवादियों को मोसाद और इजराइल ने अब तक मार गिराया है। और आखिर में नंबर आता है ईरान का। हमास, हिजबुल्लाह और हूती को हथियारों की सप्लाई और ट्रेनिंग ईरान से मिल रही थी, इसलिए इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को ही मार गिराया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी को खत्म कर दिया। एक एक करके वो सारे चेहरे जो आपके सामने हैं, टॉप 2 चेहरे, यानी खamenei के बाद अगर आप देखिए तो दूसरा अली शमखानी जो कि नेशनल डिफेंस काउंसिल का हेड था, उसके बाद मोहम्मद पाकपूर IRG से कमांडर इन चीफ, अमीर नासर जादेह जो कि रक्षा मंत्री ईरान का, अब्दुल रहीम मुसावी जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है। तो ये उन्होंने ईरान में आप देखिए किस तरह का एक तरह से मोसाद और नेतन्याहू ने वहां पे डिकैपिटेशन किया। हुसैन जबल अमेलियन जो कि चेयरमैन SPND के, रेजा मिजाफरी निया और सालेह अजदी, ये पूरी जो फौज ईरान की थी खamenei के साथ, उसका भी खात्मा कर दिया। तो एक नहीं, IRGC के 4 कमांडर्स को मार दिया। और आप समझिए IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर रजी मौसवी को मार दिया, और ये बाकी लिस्ट भी आप देख ही रहे हैं। यानी इजराइल ने अपने 30,000 दुश्मनों को मारा और पूरी दुनिया को यह बताया कि इजराइल अपने दुश्मनों को पाताल लोक में भी जाकर ढूंढ कर मार सकता है। और वो आतंकवाद पर सिर्फ शिकायतें नहीं करता, वो तब तक अपने दुश्मनों को मारता है जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाते। आबादी और क्षेत्रफल के मामले में इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। 800 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 करोड़ लोग इजराइल के हैं। इसमें करेक्शन कर लीजिए। देखिए ये जो आबादी है यहां पर आप देख रहे हैं, ये 1 करोड़ की है। दुनिया के क्षेत्रफल में जो हिस्सेदारी है, मतलब जो पूरे विश्व की आबादी है, पूरे विश्व की आबादी में अगर आप देखिए तो सिर्फ 0.014% उनकी आबादी है। पूरे विश्व की 800 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 करोड़ लोग इजराइल के हैं। उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.014% है। और अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है जो उसे एक राष्ट्र की मान्यता तक नहीं देते। सीरिया, लेबनान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यमन भी इजराइल को एक देश नहीं मानते। और इतने दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी इजराइल किसी से डरता नहीं है। आयतुल्लाह अली खamenei की मौत 28 फरवरी को हुई थी और तब से लेकर आज तक किसी ने भी उनके शव को देखा नहीं है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि अगर खamenei की मौत हो चुकी है तो उनका जनाजा क्यों नहीं निकाला गया। ईरान के मिनाब में जो 165 बच्चियां मारी गई थी उनका भी जनाजा निकाला जा चुका है और इसमें 10 लाख लोग शामिल हुए हैं। लेकिन आयतुल्लाह खamenei के जनाजे को लेकर संशय की स्थिति बढ़ती जा रही है। खुद ईरान के लोग अपने देश में ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर खamenei मारे जा चुके हैं तो उनका शव कहां है। इन सवालों के बीच ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने लोगों को यह बताया था कि आज सुबह 10 बजे से आयतुल्लाह खamenei के शव को लोगों के सामने लाया जाएगा।
इसके लिए 3 दिन के राष्ट्रीय शोक समारोह का आयोजन होना था, जिसमें 7 तारीख को अयतुल्ला खामेनी को सुपुर्द खाक किया जाना था। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने यह भी बताया कि शोक समारोह की शुरुआत तेहरान की इमाम खुमैनी मुसल्ला मस्जिद से होनी है, लेकिन बाद में अचानक से इस समारोह को स्थगित कर दिया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान की सरकार ने यह कहा कि वो भीड़ को देखते हुए शोक समारोह को टाल रही है और उसे डर है कि करोड़ों लोगों के जुटने से हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर भी संदेह जता रहे हैं और उनका कहना है कि पहले तो अयतुल्ला खामेनी का शव छिपाया गया और जब उनका जनाजा निकालने की तैयारी हुई तो इस शोक समारोह को भी टाल दिया गया। यहां बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है और ईरान की सरकार अयतुल्ला खामेनी के शव को बाहर क्यों नहीं लाना चाह रही है। साल 1989 में जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी का जनाजा निकाला गया था, तस्वीरें देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि तब शामिल हुए थे। उस वक्त उनके जनाजे में भीड़ का मंजर ऐसा था कि 8 लोगों ने भगदड़ अपनी जान गंवा दी थी, उसमें भगदड़ मच गई थी। ये देखिए हुजूम लोगों का, और इन तस्वीरों से दुनिया में यह संदेश भी गया था कि ईरान के लोग अपने इस्लामिक शासन का समर्थन करते हैं। और अगर इस बार भी अयतुल्ला खामेनी का जनाजा निकलता है तो इससे 2 बातें तय होंगी। पहला, अगर इस जनाजे में करोड़ों लोगों की भीड़ जुटती है तो यह अमेरिका और इजराइल की हार होगी, और दूसरा, अगर इसमें भीड़ नहीं जुटती है और ज्यादा लोग खामेनी को अंतिम विदाई देने नहीं आते हैं तो इसे ईरान की सरकार की हार माना जाएगा। और हो सकता है कि अभी इसी डर से खामेनी का जनाजा नहीं निकाला गया है। दूसरी तरफ इजराइल ने एक धमकी दी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अगर ईरान में 88 मौलवियों की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स देश के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है तो इजराइल खामेनी की तरह ईरान के नए सुप्रीम लीडर की भी हत्या कर देगा। कहा जा रहा है कि इजराइल की इस नई धमकी की वजह से ईरान में सुप्रीम लीडर के चुनाव को भी टाल दिया गया है और अब इजराइल और अमेरिका ईरान में एक नया प्रयोग करने के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान में अब उसी नेता को अगला सुप्रीम लीडर चुना जाए जो उसकी कठपुतली बनकर काम करे और जो उसके रिमोट कंट्रोल से काम करे। इस रेस में हसन खुमैनी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हुसैन खुमैनी जो है वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी के पोते हैं। ईरान में उन्हें बाकी मौलानाओं के मुकाबले ज्यादा प्रोग्रेसिव, सुधारवादी और कम कट्टर माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वो ईरान में महिलाओं के लिए बनाए गए कड़े और कट्टरपंथी नियमों का समर्थन नहीं करते। साल 2022 में जब मासी अमीनी की मौत के बाद लोगों के विरोध प्रदर्शनों को कुचला गया था, तब हसन खुमैनी ने इसकी आलोचना की थी। इसके अलावा उनकी एक और बड़ी योग्यता यह है कि वो सीमित दायरे में पश्चिमी देशों के साथ ईरान के रिश्ते बेहतर बनाने का समर्थन करते हैं। हालांकि इन्हीं वजहों से ईरान के कट्टरपंथी मौलाना उन्हें सुप्रीम लीडर के लिए सही उम्मीदवार नहीं मानते। साल 2016 में हुसैन खुमैनी सुप्रीम लीडर को चुनने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य बनना चाहते थे, लेकिन तब उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। और इस बार भी जब उनके नाम की चर्चा हो रही है तो ईरान में अभी से कुछ लोग उन्हें अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे हैं। इस युद्ध के बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी का भेदी कौन था और आखिर किसने उनके साथ गद्दारी की थी। और अब शायद ये रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा है। अबू धाबी के सबसे बड़े अखबार द नेशनल का कहना है कि ईरान की कुद्स फोर्स का चीफ इस्माइल कानी अयतुल्ला खामेनी का भेदी हो सकता है। दावा है कि तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जवानों ने इस्माइल कानी को हिरासत में लिया है और यह भी बताया जा रहा है कि उसे फांसी देने की तैयारी चल रही है। ईरान में इस्माइल कानी की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है। उसके लिए कहा जाता है कि जब उसके आसपास मौजूद लोग मारे जाते हैं तब हर बार इत्तेफाक से उसकी जान चमत्कारिक रूप से बच जाती है। सितंबर 2024 को जब मोसाद ने लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या करवाई, तब कहा जाता है कि इस्माइल कानी खुद लेबनान में मौजूद था, लेकिन इस हमले में उसे एक खरोच तक नहीं आई। इससे पहले 31 जुलाई 2024 को जब मोसाद ने हमास के चीफ इस्माइल हानिये की हत्या करवाई, तब भी इस्माइल कानी की उससे मुलाकात हुई थी। उस वक्त इस्माइल हानिये ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान आया था और इस्माइल कानी ने खुद उससे मुलाकात की थी। लेकिन इसी के बाद इस्माइल हानिये के गेस्ट हाउस में धमाका हुआ
उसकी मौत हो गई। पिछले साल जब 12 दिनों के युद्ध में इजराइल ने ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर अमीर अली हजीजादेह को मारा, तब भी इस्माइल कानी उन्हीं के साथ मौजूद था और उस समय ये खबरें भी आई थी कि इन हमलों में इस्माइल कानी की भी मौत हो गई है। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इस्माइल कानी को ईरान के सरकारी टीवी पर देखा गया और बाद में ऐसी खबरें भी आई कि उससे जासूसी के शक में पूछताछ की गई है। और अब जब 28 फरवरी को आयतुल्लाह खामेनी की तेहरान के लीडरशिप कंपाउंड पर हुई हवाई हमले में मौत हुई, तो दावा है कि कुद्स फोर्स का यही चीफ इस्माइल कानी खामेनी के साथ मौजूद था और हर बार की तरह इस बार भी सब मर गए लेकिन ये बच गया। और इसी वजह से अब इस्माइल कानी को खामेनी का सबसे बड़ा भेदी माना जा रहा है। इस अखबार के मुताबिक ये रिपोर्ट छपी है। यह भी दावा है कि मुसाद ने ईरान के हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करने के लिए इस्माइल कानी की मदद की। इस्माइल कानी 2020 में उस कुद्स फोर्स का चीफ बना जिसका काम मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह, हुती को हथियार और आर्थिक मदद देना था। यह ईरान का वही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था जिसकी कमान इस्माइल कानी को मिलने से मुसाद को छोटी से छोटी खुफिया जानकारी मिलने लगी। इससे भी बड़ा इत्तेफाक यह है कि इस्माइल कानी को कुद्स फोर्स की कमान तक सौंपी गई जब साल 2020 में बगदाद में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मार गिराया। कासिम सुलेमानी के बाद आयतुल्लाह खामेनी को सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर था तो वो इस्माइल कानी पर ही था। लेकिन ये सवाल बार बार उठते हैं कि इस्माइल कानी के कुद्स फोर्स का चीफ बनते ही मुसाद ने एक एक करके हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इन सब के लड़ाकों, उनके आकाओं को मार दिया। और आप ये भी सोचिए कि इस बार के हमलों में जब आयतुल्लाह खामेनी और उनकी पूरी टॉप लीडरशिप इजराइल और अमेरिका के हमलों में खत्म हो गई, तब हर बार की तरह इस्माइल कानी इस बार भी कैसे बच गया? और क्या यही वो कमांडर है जिसने खामेनी को मरवाया? हालांकि अभी इन आरोपों और दावों की पुष्टि नहीं हुई। और अब आप इस वीडियो को देखिए जिसे यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया है और यह बताया है कि उसने हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। और ऐसा अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किया है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब यह युद्ध मिडिल ईस्ट से निकलकर भारत के पास हिंद महासागर तक पहुंच गया है? और अगर भारत के बैकयार्ड में यह युद्ध लड़ा जाता है तो इसका आपके ऊपर क्या असर होगा? तो चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि हिंद महासागर में जिस जगह पर अमेरिका के टॉर्पीडो ने इस युद्धपोत को मार गिराया है वो जगह भारत की समुद्री सीमा से कितनी दूर है या कितनी पास है। यह घटना श्रीलंका के गाल शहर के पास यहां नीचे हिंद महासागर में हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर ये युद्धपोत आपको दिख रहा है। जूम इन कर सकते हैं? हाँ, ये देखिए। अब ऐसे में आपको समझना होगा कि इसकी दूरी किस देश से कितनी है, श्रीलंका से कितनी है, भारत से निकला था तो वहां कितनी दूरी अब थी। तो कुल मिलाकर भारत की समुद्री सीमा इस जगह से 300 किलोमीटर दूर है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप देख रहे हैं, यहीं पर यहां पर ये इस पर 1982 के यूएन कन्वेंशन के तहत ये जो पूरा समुद्री इलाका है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। नियम कहते हैं कि तटीय सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर दूर तक समुद्री इलाका हमारे अधिकार क्षेत्र में हो सकता है। और इस हिसाब से घटना इसमें 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो लोग देखिए, एक सेकेंड, इसमें एक बार अपने दर्शकों को पूरा दिखा दें कि जो दूरी होती है वो 300 किलोमीटर है और 270 किलोमीटर तक भारत का एरिया है। तो जो लोग ये बात फैला रहे हैं कि भारत के वाटर्स में है, भारत के अधिकार क्षेत्र वाले हिस्से में है, वो गलत जानकारी है। ये 300 किलोमीटर की दूरी पर ये हुआ है और यहीं तक है। तो सीमा से काफी आगे जो भारत का जो वाटर वाला जो पूरा अधिकार क्षेत्र है वो हमने व्हाइट लाइन से बनाया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका से जो दूरी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस ईरानी युद्धपोत को अमेरिका की पनडुब्बी ने टॉर्पीडो दागकर हिंद महासागर में डुबाया, उसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिप डेना। ये एक मध्यम आकार का फ्रिगेट यानी युद्धपोत था जो 2021 में ईरान की नौसेना में शामिल हुआ था और इसका वजन
लगभग 1500 टन और लंबाई 95 मीटर थी। इसका आकार हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी के आधार पर अमेरिका ने इसे अपने लिए खतरा माना। अमेरिका का दावा है कि इस युद्धपोत में एंटी शिप क्रूज मिसाइल नूर, जमीन की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 76 mm की नेवल गन और हेलीकॉप्टर डेक था, जिससे यह अमेरिका के लिए युद्ध में खतरनाक बन सकता था और इसीलिए अमेरिका ने इस युद्धपोत को समुद्र में ही डुबो दिया। और इस हमले में ईरान के 87 सैनिक मारे गए, जबकि 60 से ज्यादा सैनिक अब भी लापता हैं और सिर्फ 32 सैनिकों को श्रीलंका रेस्क्यू कर पाया है। इस घटना ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। अमेरिका ने इस ईरानी युद्धपोत पर तब हमला किया जब यह भारत में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम में भाग लेने आया था और उसके बाद लौट रहा था। इनमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद शामिल हुई थी, जबकि एशिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज मिलन में 75 देशों के युद्धपोत और जहाज शामिल थे, जिनमें ईरान के साथ अमेरिका भी मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने भारत के युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने आए इस ईरानी युद्धपोत को लौटते वक्त उस पर हमला कर दिया और अब ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध मिडिल ईस्ट से निकलकर डर बन रहा है कि कहीं भारत के बैकयार्ड यानी महासागर, हिंद महासागर में ना पहुंच जाए। इस घटना के बाद अब भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक चुनौती तो यह कि इस युद्ध की आग अब हिंद महासागर तक अगर आती है और अमेरिका यहां पर भी हमले करने से नहीं अपने आप को रोक रहा है तो यह चैलेंज है। दूसरी चुनौती यह कि युद्ध की आड़ में कुछ लोग भारत को बदनाम करने की कोशिश इस वक्त ही कर रहे हैं। आज ही भारत के पीआईबी ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, एक अमेरिकी पत्रकार के उन दावों को फर्जी बताया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका की नौसेना ईरान के खिलाफ युद्ध में भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और यह फेक न्यूज है। इसके अलावा जो लोग ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में भारत इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है, वो लोग भी भ्रांति फैला रहे हैं। आज ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली के ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए, आयतुल्लाह खामेनी की मौत पर शोक व्यक्त किया है। ये युद्ध जितनी तेजी से फैला है उतनी तेजी से पहले और दूसरे विश्व युद्ध का भी विस्तार नहीं हुआ था। इसके अलावा पहला और दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया तब किसी देश के सामने परमाणु हमले का खतरा तो नहीं था। अमेरिका ने जुलाई 1945 में जब हमले पहले बार परमाणु हथियार का परीक्षण किया तब यह युद्ध अपनी ढलान पर था और लगभग खत्म होने वाला था। लेकिन इस बार के युद्ध में शुरुआत से ही परमाणु हमले का डर छिपा है और अब तो ईरान ने चेतावनी दी है कि वो इस युद्ध में इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर या डिमोना परमाणु ठिकाने को निशाना बना सकता है। डिमोना इजराइल का वही शहर है जहां न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। इजराइल ने आज तक ना तो स्वीकार किया है कि डिमोना में उसकी न्यूक्लियर साइट और ना ही इन दावों का कभी खंडन किया है। लेकिन सिप्री की नई रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हो सकते हैं। यह भी दावा है कि इजराइल ने अपने रेगिस्तानी इलाकों में इन परमाणु हथियारों को छिपा कर रखा है, जिसे नेगेव डेजर्ट एरिया भी कहते हैं। और खतरनाक बात यह है कि अभी पूरा इजराइल ईरान की मिसाइल रेंज में आता है और अगर ईरान ये कह रहा है कि वो इजराइल की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा तो इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस तरह की एक भी घटना इस युद्ध को खतरनाक मोड़ दे सकती है, खतरनाक रूप से भड़का सकती है और इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। इस युद्ध में आप लगातार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है और इस ईरान की खुफिया एजेंसी ने कैसे इजराइल और अमेरिका को इस युद्ध में परेशान कर दिया है? एक दिन पहले ईरान ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े रडार सिस्टम को निशाना बनाया। इस रडार सिस्टम को AN/FPS-132 या बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम कहते हैं।
और भी सरल शब्दों में कहें तो ये अमेरिका की आंख है जो ईरान से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों पर नजर रखती है। ये रडार सिस्टम इतना आधुनिक है कि ईरान जब किसी भी ठिकाने से बैलिस्टिक मिसाइल को हमले के लिए लॉन्च करता है तो ये रडार सिस्टम को उसकी पहचान करके वार्निंग सिग्नल देने लगता है और इस तरह अमेरिका के लिए ईरान की ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन एक दिन पहले ईरान के शाहिद ड्रोन ने इस रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं उनमें साफ दिख रहा है कि कतर के अल उदैद एयरबेस के पास इस रडार सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा है और अब अमेरिका के लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना यहां पर मुश्किल हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका का यह रडार सिस्टम 1.1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन ईरान ने अपने सिर्फ 40 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन से इस 9,000 करोड़ रुपए के अमेरिकी रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया है और ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि ईरान की खुफिया एजेंसी के पास अमेरिका के गोपनीय सैन्य ठिकानों की पूरी जानकारी थी। ईरान ने कतर के साथ बहरीन के कम्युनिकेशन सिस्टम, कुवैत के रडार डोम, सऊदी अरब के भी रडार डोम और यूएई के NTPY-2 रडार सिस्टम को निशाना बनाया है जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का काम कर रहे थे। और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि इस युद्ध में ईरान की खुफिया एजेंसी भी पीछे नहीं रही है। इस खुफिया एजेंसी का नाम है वज़ारत-ए-इत्तिलात, जिसे अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी भी कहते हैं। ईरान की इसी खुफिया एजेंसी ने अमेरिका की इस गलतफहमी को दूर कर दिया कि उसके मिडिल ईस्ट में मौजूद गोपनीय ठिकानों का ईरान को पता ही नहीं लग पाएगा। आज ईरान ने न सिर्फ अमेरिका की आंख माने जाने वाले उसके सबसे इंपॉर्टेंट रडार सिस्टम पर हमले किए हैं, बल्कि हजारों करोड़ रुपए के इन रडार सिस्टम्स को अपने 20 लाख 40 लाख रुपए के शायद ड्रोन से निशाना बनाया। ये युद्ध पूरी तरह मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से लड़ा जा रहा है। जिस देश के पास जितनी ज्यादा और ताकतवर मिसाइलें या कामकाजी ड्रोन्स होंगे वो उतना ही ताकतवर माना जाएगा। आपने देखा होगा कि आज युद्ध का छठा दिन है और अभी तक अमेरिका, इजराइल, ईरान एक दूसरे पर ज्यादातर हमले मिसाइल्स और ड्रोन से कर रहे हैं। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, तीनों देशों की मिसाइल शक्ति तय करेगी कि युद्ध में जीत किसकी हो रही है। जहां तक मिसाइल क्षमता की बात है तो अमेरिका उन देशों में है जिनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती हैं। दुनिया के केवल 5 देश, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन ऐसे हैं जिनके पास दुनिया के किसी शहर पर हमला करने वाली मिसाइल है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक क्रूज और टैक्टिकल सभी तरह की मिसाइल्स हैं। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि रणनीतिक रूप से कोई भी देश अपने मिसाइल्स की संख्या सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन अनुमान है कि अमेरिका के पास 400 से ज्यादा ICBM, 250 से ज्यादा सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स, 4000 से ज्यादा टॉमाहॉक जैसी क्रूज मिसाइल्स और हजारों की संख्या में टैक्टिकल मिसाइल्स हैं। इस युद्ध में ईरान के मुकाबले अमेरिका पानी की तरह पैसा बहा रहा है। व्यावहारिक सच यही है कि युद्ध में जीत उसी की होती है जो पैसा खर्च करता है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर सबसे ज्यादा हमले टॉमाहॉक मिसाइल से किए हैं। टॉमाहॉक अमेरिका की ट्राइड एंड टेस्टेड मिसाइल है जिसका इस्तेमाल उसने कई युद्ध में अभी तक किया है। एक टॉमाहॉक मिसाइल को बनने में 20 करोड़ रुपए लगते हैं और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के मुताबिक उन्होंने ईरान पर 2500 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा हमले टॉमाहॉक से किए गए। यानी अमेरिका अब तक करीब 2000 करोड़ रुपए की टॉमाहॉक मिसाइल से ईरान पर दाग चुका है। अमेरिका सालाना करीब 100 टॉमाहॉक मिसाइल बना रहा है और इसकी क्षमता को 1000 तक लाने की तैयारी चल रही है। ईरान इस युद्ध में अब तक 1000 मिसाइल हमले कर चुका है, जिससे बचने के लिए अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम की पेट्रियट मिसाइल का खूब इस्तेमाल कर रहा है। एक पेट्रियट मिसाइल को बनाने में 35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। किसी हवाई खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस 2 पेट्रियट मिसाइल से हमला करता है। यानी एक टारगेट को खत्म करने के लिए अमेरिका करीब 70 करोड़ रुपए एक बार में खर्च कर रहा है। अमेरिका हर साल करीब 700 पेट्रियट मिसाइल्स बनाता है। यानी आप सोचिए कि हर महीने करीब 60 मिसाइल। थिंक टैंक CSIS का अनुमान है कि अमेरिका के पास करीब 1600 पेट्रियट मिसाइल्स हैं। जहां तक ईरान की बात है तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 2000 से 2500 किलोमीटर तक हमला करने वाली बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिनकी संख्या 3200 से कुछ ज्यादा बताई जाती है। मध्य पूर्व के देशों में ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें हैं, लेकिन फिर भी
उसके आत्मघाती शाहिद ड्रोन्स उसके हमलों की बैकबोन है। शाहिद 136 ड्रोन्स ने अभी तक ईरान को इस युद्ध में बनाए रखा है। ड्रोन हमलों के दम पर ही ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी दोस्तों को खूब परेशान किया है। ईरान अपने ज्यादातर हमले शाहिद 136 ड्रोन से कर रहा है। एक शाहिद ड्रोन को बनाने में ईरान 40 लाख रुपए खर्च करता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हर दिन 200 से ज्यादा तो शाहिद ड्रोन्स बना रहा है। युद्ध के शुरुआती 5 दिनों में ही ईरान ने 2000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरान के पास कितने शाहिद ड्रोन्स हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि उसके पास बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन्स हैं और शायद इसीलिए वो ज्यादातर हमले शाहिद के जरिए ही कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में ईरान की ओर से जितनी मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए गए थे, आज उसमें करीब 70% की कमी आई है। माना जा रहा है कि ईरान के हथियारों का जखीरा कम हो। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर अमेरिका को उसके एक नेटो साथी ने धोखा दे दिया है। स्पेन ने युद्ध में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। स्पेन ने अमेरिका को अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है। स्पेन का कहना है कि उनका देश ईरान के खिलाफ हो रहे युद्ध में अमेरिका का पक्ष नहीं लेना चाहता। ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत के बाद से ही स्पेन इसको गलत और खतरनाक बता रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने अमेरिका को इस युद्ध में स्पेन की जमीन इस्तेमाल न करने के लिए कहा है, क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूएन की मंजूरी के बिना शुरू किया गया है। स्पेन मानता है कि अगर वो अमेरिका का साथ देता है तो वो भी इस युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। ईरान उस पर भी हमला करने से नहीं चूकेगा। इस स्थिति में उसके नागरिकों की सुरक्षा खतरे में होगी। स्पेन सरकार का मानना है कि अगर उसकी सेना युद्ध के मैदान में उतरी तो युद्ध मिडिल ईस्ट में और ज्यादा भयानक हो जाएगा। स्पेन का ये रुख अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अपने सैन्य ऑपरेशंस में स्पेन के 2 सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल वो हमेशा से करता रहा है। स्पेन के 2 सैन्य ठिकाने रोटा नेवल बेस और मोरोन एयरबेस को अमेरिका अपने सैन्य ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल करता है। एक तरह से ये सैन्य ठिकाने अमेरिका और स्पेन संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार स्पेन ने अमेरिका को इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दोनों जो अमेरिका के लिए अहम सैन्य ठिकाने हैं, रोटा नेवल बेस, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये स्पेन के ये जो नेवल बेसेस हैं वो स्ट्रेटेजिकली उसके काम आते हैं अमेरिका के। जब उसको ईरान में हमला करना होता है, अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए वो इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर स्पेन इनकार कर दे, और ये है मोरोन एयरबेस जिसका वो इस्तेमाल करता है सीधा इधर से ईरान की तरफ जाने में, लेकिन वहीं पर स्पेन अगर इनकार कर रहा है तो इसको अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। और ये दोनों ही, चाहे वो नेवल बेस है, एयर बेस हो, ये देखिए ये दोनों में ही आप देख रहे हैं कि ये खतरनाक बन सकता है उनके लिए, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बेसिस उनको अब नहीं मिलेगा। तो ये दोनों सैन्य ठिकाने जो है वो रणनीतिक रूप से बहुत बड़े हैं, अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर उसे ये सैन्य ठिकाने नहीं मिले तो ईरान के खिलाफ उसका सैन्य ऑपरेशन उम्मीद से ज्यादा खर्चीला और जोखिम भरा होगा। दरअसल अमेरिकी सेना स्पेन के दोनों सैन्य ठिकानों को ट्रांजिट हब की तरह इस्तेमाल करती रही है। स्पेन के सैन्य ठिकाने नहीं मिलने पर अमेरिकी सेना के लिए ईरान पर हमला करने की दूरी, समय, लागत तीनों बढ़ जाएंगे। अमेरिकी फाइटर जेट्स को अमेरिका से ही उड़ान भर के ईरान पर हमला करने आना होगा। अब तक मिडिल ईस्ट पर हमला करने के लिए स्पेन के सैन्य बेस का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे मिडिल ईस्ट पर हमला करना अमेरिका के लिए आसान था और वो तेजी से पलटवार कर पाता था। स्पेन के सैन्य बेस का इस्तेमाल KC-135 टैंकर विमानों के लिए भी किया जाता था। ये विमान अमेरिकी फाइटर जेट्स को हवा में रिफ्यूल करते हैं। सैन्य बेस का इस्तेमाल बंद होने से टैंकर विमान अमेरिकी फाइटर जेट की मदद नहीं कर पाएंगे। अमेरिका को युद्ध जारी रखने के लिए टैंकर विमानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और उन्हें भी लंबी दूरी तय करके मिडिल ईस्ट तक आना होगा। ऐसी स्थिति में ईरान युद्ध अमेरिका के लिए पेचीदा, खर्चीला होगा। स्पेन के फैसले के बाद अमेरिका ने 12 से ज्यादा KC-135 टैंकर विमान को वापस अमेरिका बुला लिया है। स्पेन के सैन्य बेस नहीं मिले तो अमेरिकी नौसेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी यूएस नेवी को ईंधन, हथियार, मेंटेनेंस, क्रू बदलने जैसी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, जिससे अमेरिकी नेवी के लिए युद्ध लड़ना मुश्किल होगा। नेवी को दूर के सैन्य बेस से आने वाले जहाजों पर निर्भर रहना होगा। यही वजह है कि ईरान युद्ध के लिए स्पेन ने जैसे ही अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल से इनकार किया, अमेरिका बिफर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन को व्यापार बंद करने की धमकी दे डाली। उनका कहना है कि अगर इस युद्ध में स्पेन ने अपने सैन्य ठिकाने इस्तेमाल नहीं करने दिए
तो अमेरिका स्पेन के साथ अपने सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर लेगा। इस धमकी के बाद अमेरिका ये मान रहा था कि स्पेन उसके दबाव में आएगा, लेकिन स्पेन ने फिर से ये बात साफ कर दी है कि ईरान युद्ध में वो स्पेन की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। Spain has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. स्पेन साफ इनकार कर रहा है ट्रंप की धमकियों के बावजूद। देखिए युद्ध आगे कैसे बढ़ता है। छठा दिन था। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और युद्ध की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये सुरक्षा के नाम पर शुरू होता है और खत्म विनाश पर होता है। नमस्कार। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल